हेलो, नमस्कार, सुस्वागतम। इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज चर्चा का विषय है बहुलतावाद या प्लूरलिज्म। प्रत्येक भारतीय को बहुलतावाद या प्लूरलिज्म को समझना चाहिए, क्योंकि हम 150 करोड़ लोग हैं जो अलग अलग धर्म, संस्कृति, रीत रिवाज, भाषा, बोली, रूप, रंग, पहनावा, व्यवसाय को अपनाए हुए हैं, फिर भी हम एक हैं। डाइवर्सिटी में यूनिटी, यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता हमारा मूल मंत्र रहा है। और बीइंग इंडियन, बीइंग प्लूरल, जब हम प्लूरल हो जाएंगे, बहुलतावादी हो जाएंगे, तभी सही मायने में हम भारतीय होंगे। बहुलतावाद का शाब्दिक अर्थ पहले हम लोग समझेंगे। तो इसका शाब्दिक अर्थ है अनेकता में एकता। यह वह विचारधारा है जो समाज में विभिन्न विचारों, संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं, जातियों और जीवन दृष्टियों के सह अस्तित्व को मान्यता देती है। यानी सभी लोग, चाहे उनकी भाषा, संस्कृति, जाति, व्यवसाय, धर्म, लिंग कुछ भी अलग अलग हो, लेकिन हम सभी एक साथ रहते हैं, सह अस्तित्व में रहते हैं। और ये हम मानते हैं कि सबके अधिकार, सबकी भागीदारी और सबको अवसर की समानता होनी चाहिए। प्लूरलिज्म या बहुलतावाद यह स्वीकार करता है कि समाज एक समान और एक रूप नहीं होता, बल्कि यह पूरी विविधताओं से, यह एक फूलों का गुलदस्ता होता है। और इन विविधताओं का अस्तित्व सम्मान के रूप में होना चाहिए, इनका सम्मान हमको करना चाहिए और इसको एज ए संसाधन के रूप में, इसको एज ए पावर के रूप में हमको देखना चाहिए। अनेकता में एकता का विचार हमको मानना चाहिए। विविध समूहों, समुदायों और विचारों का सह अस्तित्व को हम स्वीकार करते हुए सबके साथ मिलजुल करके हम लोग रहते हैं। बहुलतावाद की यदि अवधारणा को देखा जाए तो इसका मूल यही है कि किसी भी समाज में, किसी भी राष्ट्र में जो विभिन्न समुदाय के लोग हैं, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, विभिन्न प्रकार के जो इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, सबकी सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए। और किसी एक संप्रदाय, किसी एक धर्म, किसी एक जाति या किसी एक प्रकार की संस्थाओं का पूरे राज्य की शक्ति पे एकाधिकार नहीं होना चाहिए। यह हमारा विचार डेमोक्रेटिक है, यह डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित है, यह सोशलिस्ट है। और हम सहिष्णुता, समता, समानता और समावेशिता के नींव पर इसको हम ले करके चलते हैं। तो बहुलतावाद की यदि परिभाषाएं देखी तो GDH कोल के अनुसार क्या है? प्लूरलिज्म इज द बिलीफ that power and authority should not be concentrated in the hands of the state alone, but should be distributing among a variety of autonomous institutions. संविधान मतलब इसका कहने का आशय ये है कि जो भी राज्य की शक्तियां हैं उसे एकाधिकार या एक संस्थाओं के हाथ में नहीं जानी चाहिए, बल्कि यह पूरे हर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में, विभिन्न प्रकार की समाजों में, ताकि इस पर कोई एकाधिकार ना कर सके। इसी प्रकार संविधान में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 30 तक जो धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक बहुलता को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के तहत आता है कि व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और किसी विशिष्ट धर्म को अपने अभिवृद्धि के लिए कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है, अपने खास तरह की शिक्षण संस्थाओं को खोलने की स्वतंत्रता दी गई है, धार्मिक उपासना, मंदिर के निर्माण इत्यादि का भी सबको स्वतंत्रता दी गई है। इसके अलावा
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार भी विभिन्न समुदायों, विशेष करके अल्पसंख्यक वर्गों को दिया गया है कि वो अपने संस्कृति, अपने भाषा, अपने रीति रिवाज की रक्षा के लिए अपने लिए खास तरह के स्कूलों को वो चला सकते हैं। तो ये, और आगे हम यदि बात करते हैं तो बहुलतावाद की जो परिभाषाएं दी गई है ग्रेवियल अलमंड के अनुसार क्या है, तो प्लूरलिज्म इज द बिलीफ दैट पावर एंड इन्फ्लुएंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ए वाइड वेराइटी ऑफ ग्रुप्स इन सोसाइटी रादर देन कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू। स्पष्ट रूप से यह कह रहा है कि बहुलतावाद वह विश्वास है कि समाज में शक्ति और प्रभाव कुछ लोगों के हाथ में संकेंद्रित न होकर विभिन्न समूहों में इसे वितरित होना चाहिए। सबके पास अधिकार हो, सबके पास करने के लिए काम हो, राष्ट्र के विकास में सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, इसका उपबंध बहुलतावाद में विश्वास को बढ़ाता है। इसके बाद रॉबर्ट ए डाल का जो परिभाषा है, प्लूरलिज्म इज ए थियरी ऑफ गवर्नमेंट दैट होल्ड्स दैट ओपन मल्टीपल एंड competing groups can check the asserted power by any one group। यानी बहुलतावाद शासन का ऐसा सिद्धांत है जो मानता है कि समाज के विभिन्न प्रतिस्पर्धी और स्वतंत्र समूह किसी एक समूह की शक्ति पर नियंत्रण रख सकते हैं और किसी एक खास समुदाय, खास धर्म, खास संस्था के लोगों का देश में वर्चस्व न बढ़ जाए, इसका हम इसमें प्लूरलिज्म इसका ध्यान रखता है। इसके बाद विल कैम्पबेल का जो परिभाषा है, प्लूरलिज्म रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी, रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी एंड द नीड टू एकोमोडेट डिफरेंट कल्चरल आइडेंटिटीज विद इन ए पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। यानी बहुलतावाद विविधता के मूल्य को मान्यता देता है और विभिन्न सांस्कृतिक पहचानों को राजनीतिक ढांचे में समाहित करने की आवश्यकता पर बल देता है। इसीलिए शायद रिजर्वेशन का प्रोविजन भी किया गया है। इसके बाद जॉन रॉल्स की परिभाषा है, प्लूरलिज्म इज द फैक्ट ऑफ रीजनेबल प्लूरलिज्म, द फैक्ट दैट ए डाइवर्सिटी ऑफ रीजनेबल बट इनकम्पैटिबल comprehensive doctrines is the inevitable long-term result of the power of human reason। बहुलतावाद एक यथार्थ है कि मनुष्यों की तर्क शक्ति की परिणति यह है कि अनेक तर्क संगत लेकिन परस्पर विरोधी जीवन दर्शन विचारधारा एक साथ सह अस्तित्व में रहते हैं। इसके बाद एस्सा कशेन का जो एक परिभाषा है, pluralism is not just tolerance of diversity but the active engagement with diversity to foster mutual respect and shared understanding। यहाँ रेस्पेक्ट और शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग की बात की गई है। यानी बहुलतावाद केवल विविधता को सहन नहीं करता है बल्कि आपसी सम्मान और साझा समझ को बढ़ावा देता है, साझा वैचारिक प्रगति को बढ़ावा देता है और विविधता के साथ एक एक्टिव इंगेजमेंट रखता है, यानी सक्रिय रूप से एक जुड़ाव होता है। परस्पर लोग विविध ओकेजन्स पर एक साथ मिल करके काम करते हैं, तब जा करके एक बहुलतावाद सही अर्थों में अपने अस्तित्व में आती है, वो प्रकट होती है और दिखती है। बहुलतावाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहली विशेषता है कि विविधता की स्वीकृति। हर व्यक्ति विविधता को स्वीकृति देता है और वो मानता है कि सभी लोग एक जैसे कभी नहीं हो सकते हैं। इसके बाद समानता और सहिष्णुता, वो विचारधारा सबको जो समान मानती है और सबको सहन करती है, सब उसके लिए सहिष्णुता प्रदान करती है और हमारे एटीट्यूड में सबके लिए रेस्पेक्ट आ जाता है। इसके बाद है भागीदारी और संवाद, मतलब हमारे पार्टिसिपेशन डिफरेंट टाइप के जो ऑफिसेज हैं, जो निकाय हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो और आपस में वो कम्युनिकेशन भी करें, बातचीत करें, संवाद कायम करें। इसके बाद जो भी डिसीजन लिए जाए वो एक सामूहिकता के आधार पर लिए जाए,
बहुस्रोत निर्णय का मतलब है कि हम बहुत लोग मिल करके कोई डिसीजन लेते हैं, और सह अस्तित्ववादी विचारधारा का मतलब है कि हम सबके अस्तित्व को एक साथ जीवन जीने के लिए, राष्ट्र में की भागीदारी में साथ साथ प्रेम से रहने के लिए हम मान्यता प्रदान करते हैं। विश्वासों की स्वतंत्रता है, आप चाहे जिस धर्म को माने, जो आपका विश्वास हो, ये कहीं से प्लुरलिज्म में बाधा खड़ा नहीं होता है। लोकतंत्र और संवाद की संस्कृति, डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट बनती है वो सबके योगदान से बनती है, सबके वोट से बनती है, सब लोग जिसको चुनते हैं, अधिकांश लोग जिसको चुनते हैं वो बनता है। किसी एक विचारधारा के प्रभुत्व को यह नकारती है। निर्णय की प्रक्रिया में सबके भागीदारी की अपेक्षा करती है। इसके बाद इसका अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो इससे समाज में सामाजिक सौहार्द और प्रेम, आपसी भाईचारा, यह सब बढ़ता है। लोकतंत्र इससे मजबूत होता है। राष्ट्र की एकता, सुरक्षा इससे संरक्षित होती है और विकास को बल मिलता है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, जिनकी संख्या देश में कम है, जैसे पारसी है, मुसलमान है, अहमदिया है, इस तरह के कुछ ऐसे कम्युनिटी जिनकी संख्या अत्यल्प है, ईसाई भी उसमें आ सकते हैं, तो इनको हम बहुलतावाद की जब विचारधारा को अपनाते हैं तो उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, इस सह अस्तित्व प्रदान करते हैं। समाज में समरसता, एक हार्मोनियस स्टेटस आती है कि हर ऑफिसेज में सभी प्रकार के, सभी धर्म, समुदाय, जाति, प्रजाति के लोग उसमें रहें। इसके बाद मानवाधिकारों की रक्षा होती है, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, इसके लिए तो हमारा संविधान भी संरक्षा करता है। लेकिन जब व्यक्ति, सारे व्यक्तियों के जब हृदय में बसने लगती है प्लुरलिज्म, तो कई बहुत तरह की समस्याएं स्वतः खत्म हो जाती है। और इसके बाद रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। सब लोग मिलजुल करके एक साझी विचारधारा से जब आगे बढ़ते हैं तो नई नई चीज़ें निकल करके आती है। सांप्रदायिक और जातीय संघर्ष को रोकने में भी इससे मदद मिलती है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पूरे देश में हम लोगों का बहुत तरह के समस्याएं आ जाती है, जो जाति, धर्म, संप्रदाय को लेकर के। अभी हम लोग देख रहे थे कि मणिपुर की क्या स्थिति है, जम्मू कश्मीर में भी अभी हम लोगों ने आतंकवादी हमले देखा है, नक्सल क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को यदि समाप्त करना है तो सारे बच्चों के मन मस्तिष्क में बहुलतावाद यानी प्लुरलिज्म का बीज हमको बोना होगा। इसके पीछे कारण क्या है? धार्मिक। जो प्लुरलिज्म, जो विविधता दिखती है, किसके कारण दिखती है? धर्म के कारण दिखती है। अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। जब धर्म अलग है तो विश्वास अलग होंगे, श्रद्धा अलग होगी, पूजा पाठ के स्थान अलग होंगे। तो जब पूजा पाठ के स्थान अलग होंगे तो यह एक विविधता अपने आप आ जाती है कि अलग अलग धर्मों के जो उपासना स्थल हैं वो अलग अलग हैं। एक बड़ा कारण है हमारे समाज में डाइवर्सिटी का। दूसरा सांस्कृतिक कारण है। संस्कृति हमारे धर्म पे भी डिपेंड करती है, हमारे भौगोलिक जलवायु पे भी डिपेंड करती है, हमारे यहाँ जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है उन पे भी डिपेंड करती है, और जो हम विरासत के रूप में अपने पूर्वजों से प्राप्त किए हुए चीज़ें हैं उन पे भी डिपेंड करती है। तो ये एक बहुत बड़ा देश है जो ऑलरेडी बहुत प्राचीन सभ्यता है, तो यहाँ ऑटोमेटिक अलग अलग संस्कृतियाँ डेवलप हो गई समय की वजह से, और रहन सहन की वजह से, जलवायु के वजह से, तो ये धर्म के वजह से। तो ये सारे संस्कृति के मानने वाले लोग एक डाइवर्सिफाइड सोसाइटी का निर्माण करते हैं, जिसमें विविधता झलकती है, अलग अलग रूप रंग झलकते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें झलकती हैं उनमें। इसके बाद भाषाई, आज भी भारत में 729 भाषाएं बोली जाती है, जिसका जिक्र NEP 2020 में किया गया है। तो इतनी भाषा हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी, यानी हमारा जो समाज है इसमें बहुत थोड़ी ही दूर जाते हैं तो भाषा में और बोली में अंतर स्पष्ट हो जाता है। यह बहुभाषी देश है, बहुसांस्कृतिक देश है, बहुधार्मिक देश है। तो यहाँ पर भाषा भी एक विविधता का कारण है। और यह कोई
नेगेटिव चीज नहीं है, ये हमारी ताकत है, क्योंकि हमें डाइवर्सिटी को एज ए रिसोर्स, एज ए पावर के रूप में ग्रहण करना है। इसके बाद व्यवसाय, अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोग अलग अलग ढंग के व्यवसाय अपनाते हैं और उस व्यवसाय के चलते उनके रहन सहन रीति रिवाज बदल जाते हैं। तो ये भी एक डाइवर्सिटी का बड़ा कारक है। आर्थिक कारक है कि समाज में अमीर गरीब मध्यम वर्ग विभिन्न प्रकार की इकोनॉमिक के वजह से भी समाज में अलग अलग थोड़ी विविधता आ जाती है। इसके बाद भौगोलिक तो बहुत बड़ा कारण है, और भौगोलिक रूप से हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये एक बिल्कुल अलग उपमहाद्वीप की तरह से अपने को प्रस्तुत करता है या स्वरूप पाता है। उत्तर में हिमालय की श्रेणियां घेरे हुई है, राजस्थान में थार का मरुस्थल है, पूरब दक्षिण और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर है। तो इसे बिल्कुल एक आइसोलेटेड लैंड का स्वरूप देते हैं। हालांकि यहाँ इन्वेड हुआ है और आक्रांता और माइग्रेट करके लोग भारत में विविध संस्कृतियों के लोग आकर के बसे हैं और भारत के रच बस करके भारतीय हो गए हैं। तो एक भौगोलिक कारण, उत्तर में ठंड पड़ती है, समुद्रों के किनारे बिल्कुल एक सम जलवायु होती है, राजस्थान में गर्मी पड़ती है, कहीं बहुत बारिश होती है पूर्वोत्तर में, कहीं बहुत घने जंगल हैं और कहीं गंगा और सिंधु और ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाके हैं, दक्षिण का पठारी प्रदेश है। ये भी एक विविधता का कारक है। वहाँ पर अलग अलग ढंग के व्यवसाय, अलग अलग ढंग के रहन सहन विकसित हो गए, यह एक विविधता का कारण है। इसके बाद हमारी जो बड़ी जनसंख्या 150 करोड़ लोग हैं, तो हम बिल्कुल डाइवर्सिफाइड होंगे। जातियां, भारत में बहुत सी जातियां रहती हैं, एक धर्म में कई जातियां हैं और उन जातियों के अंदर भी उपजातियां हैं। तो एक जातीय कारक भी है जो भारत में विविधता लाता है, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ इंडोगैमी होती है, तो इसमें हम अपनी ही जात के अंदर शादियां करते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि विविधता बरकरार रहती है। इसके बाद शैक्षिक कारक है, जो लोग पढ़ लिख जाते हैं उनका रहन सहन, संस्कृति, वेशभूषा, पहनावा, बोली, भाषा, संस्कृति, सब चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती है। तो शिक्षा भी एक बड़ा कारक है जो समाज में विविधता लाता है। इसके बाद राजनीतिक कारक है, हमारे देश में बहुपार्टी का शासन चलता है, बहुपार्टियां रहती हैं, चुनाव में भाग लेती हैं, जो भले सत्ता किसी पार्टी को मिलता है तो वो सरकार बनाती है, या कई पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती है। तो लोग राजनैतिक रूप से भी विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए हैं, तो वैचारिक डिफरेंस उनमें देखने को मिलता है। ये भी एक विविधता का बड़ा कारक है। बहुलतावाद के अगर अन्य परिप्रेक्ष्यों को देखा जाए, तो अभी मैंने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात की तो इसमें बहुलतावाद विश्वास करता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और सत्ता हमेशा परिवर्तनशील होनी चाहिए। राजनीतिक संस्थाओं में विविधता होनी चाहिए। सारे पार्टियों में सारे धर्मों, सारे जातियों के लोग हाई हैं, वो तो है नहीं कि नहीं है, बिल्कुल है। इसके बाद बहुपक्षीयता की भूमिका होती है कि अलग अलग पार्टियों के अंदर भी संस्थाएं बनी होती हैं और उसमें सभी जाति धर्म के लोगों को अप्रोप्रिएट प्लेस दिया जाता है। तो एक बड़ा कारक है कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी हमारा है कि बहुलतावाद की स्वीकृति वहाँ पर भी है। इसके बाद सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो जो बहुसंख्यक हैं, केवल इनकी संस्कृति ही नहीं है, इनका ही लोकाचार नहीं है, इनकी ही रहन सहन और रीति रिवाज केवल देश में नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यकों के भी समान रूप से रीति रिवाज, संस्कृति और उनके जीवन शैली को हम सम्मान देते हैं, मान्यता देते हैं और वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने रीति रिवाज को मनाते हैं, अपने त्योहारों को मनाते हैं और उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है कि वो अपनी चीज़ों को अभिव्यक्त भी कर सकें। उपासना की आज़ादी है। तो भारत एक बड़ा देश है और बहुलतावाद यहाँ लोगों के जीवन में घुला है, सबके हृदय में बसा हुआ है। इसके बाद धार्मिक परिप्रेक्ष्य की बात मैंने किया कि सारे धर्मों
के अंदर विविधताएं हैं और इस देश में कई बहुत से धर्म के लोग रहते हैं, सब एक समान के साथ स्वतंत्रता पूर्वक रहते हैं और सरकारें किसी के धार्मिक मामलों में बहुत हस्तक्षेप नहीं करती। इसके बाद शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो निश्चित रूप से बहुलतावाद को समझना, बहुलतावाद को जानना, बहुलतावाद को स्वीकार करना इस देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है और हमें अपने दृष्टिकोण में बहुलतावादी होना है। तो ये रहा बहुलतावाद और या प्लुरलिज्म के विषय में मेरा व्याख्यान और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस पे कोई आपको प्रश्न लगे कि इस पे कोई सवाल उठ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और अच्छा यदि वीडियो लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसको हमें बताएं कि यह कैसा रहा ये प्रेजेंटेशन।